नज़ला खांसी और बुखार के लिए हमारा आज ये दूसरा सेगमेंट है। पहला सेगमेंट आपने मुलाहिज़ा फरमाया था हमारी आखिरी वीडियो में। तो हम ये जानने की इस आज कोशिश करेंगे कि नज़ला खांसी बुखार वगैरह या सिर्फ नज़ला खांसी ये सिर्फ सर्दियों से ही मुख्तस है या इसकी और भी वजूहात हैं। जब सर्दियाँ आती हैं तो हम सब सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म कोट पहनते हैं, पैंटें पहनते हैं, जर्सी पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, जैकेट, वास्कट और शाल, मफलर, रात में लिहाफ और कंबल, हीटर। उसके अलावा गर्म मशरूबात, कॉफ़ी, कैपेचिनो और चाय, दूध पत्ती, कहवा, ग्रीन टी, यखनी, सूप, उबले हुए अंडे, पाए, ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं और सर्दी से बचने के लिए। दूसरे फिर ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल बढ़ जाता है। हलवा जात में गाजर का हलवा, काजू का हलवा, बादाम, पिस्ते, अखरोट और घी ग्वार जोड़ों के लिए लोग अक्सर खाते हैं कि घी ग्वार यानी एलोवेरा, ये हलवा जात का इस्तेमाल कि हम सर्दी से भी बच जाएं इनके इस्तेमाल से और थोड़ा सर्दियों को एंजॉय भी कर लें। तो दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा ऊपर जाना होगा, थोड़ा नहीं, बालाई इलाकों में जहाँ सर्दी कड़ाके की पड़ती है, बर्फबारी होती है। हमें देखना होगा कि वो भी वहाँ के रहने वाले रिहायशी वो भी यही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कुछ उन्हें मैसर है या नहीं है, या वो इन चीज़ों के बगैर ही सर्दी गुजार लेते हैं। और उसके बाद फिर हम आते हैं नीचे पंजाब के, बलूचिस्तान के दूसरे सूबों के नीचे इलाकों में। वहाँ भी देखें कि ये चीज़ें इस्तेमाल में हैं और कितना लोग इन चीज़ों के इस्तेमाल ना होने से सर्दियों के असरात से महफूज नहीं रहते और वो उनका शिकार रहते हैं। तो ऐसा देखने में नहीं आता है। फिर हम आ जाते हैं और नीचे सैलाबी इलाकों की तरफ। सिंध के सैलाबी इलाकों के लोगों की क्या हालात हैं, अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए उनके लिए। आज भी हमें मोबाइल टोन में आवाज़ सुनाई देती है कि फंड लिखकर 119999 पर SMS करें तो 10 रुपये आपके डोनेशन वहाँ मिल जाएंगे। काफ़ी इमदाद हो चुकी है इंटरनेशनली भी और वैसे भी, लेकिन अभी हुकूमत की तरफ से या कोई ऐसा सोशल मीडिया पे नहीं आया कि उनके लिए रिहेबिलिटेशन का कोई काम किया गया है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं सर्दियों से बचाव के लिए, तो उसमें हमें दोनों ही फ़ायदे होते हैं। कुछ सर्दियों से भी बच जाते हैं और कुछ हम सर्दी को, मौसम सरमा को एंजॉय भी कर लेते हैं। तो वापस आते हैं कि नज़ला खांसी बुखार क्या वाकई ये मौसम सरमा से ताल्लुक़ है या नहीं। ज़रा हम गौर से देखें तो नज़ला खांसी बुखार पूरा साल ही चलता रहता है। तो इसका ताल्लुक़ हम जो बनाते हैं वो एक तो ये है कि एलर्जी, दूसरा वायरस, तीसरा मैदे की खराबी और चौथा कोई शख्स अगर स्ट्रेस में है और बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव में रहता है तो वो भी ज़्यादा नज़ले खांसी में मुब्तला रहता है, जल्दी उसे चीज़ें असर करती है। वायरस भी उसे जल्दी पकड़ता है, एलर्जी भी उसे थोड़ा जल्दी हो जाती है। तो मैदे की तेज़ाबियत का और स्ट्रेस के अल्सर को हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम एलर्जी को डिस्कस कर लेते हैं। एलर्जी में जो सर फहरिस्त है वो है पोलेंस एलर्जी। ये फूलों के ऊपर पोलेंस होते हैं, ग्रेन, पोलन ग्रेन जिसे कहते हैं। ये हवा में उड़ते हैं, बाई नेचर प्रोटीन है। ये जब निज़ाम तनफ़ुस में जाते हैं तो एलर्जी का एक सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। इसे हम पोलन से जो इतनी शदीद एलर्जी होती है कि आँख से पानी आना, कान में भी इसके असरात आ जाते हैं, हलक में ख़ारिश होना, नाक से पानी बहना, नाक बंद हो जाना,
तो इसे है फीवर भी कहते हैं, HAY और फीवर। इससे बचने का जो जरिया है वो एक मास्क है कि आप मास्क का इस्तेमाल कर लें तो इससे बच सकते हैं। और कुछ मौसम है, उन मौसम में ये पोलेंस आते हैं, वो फ्लावर भी आपसे शेयर करेंगे कि इसमें जो मेल फ्लावर हैं उसके ऊपर ये पोलेंस होते हैं, कुछ फ्लावर होते हैं जो फीमेल होते हैं उनमें ये पोलेंस नहीं होते, वो भी हम आपसे आज पिक्चर शेयर करेंगे। आज ही पिक्चर ली है, तो उससे बचना है। और जब वो एलर्जी हो जाए तो फिर उसकी मेडिसिन आप मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं और घरेलू टोटके भी आप इख्तियार कर सकते हैं और डॉक्टर को भी चेक करा सकते हैं। तीनों सूरतों में उस एलर्जी की ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन उसकी जब पेचीदगी आ जाए, उसका इन्फेक्शन कानों की तरफ आ जाता है, तो कान के पर्दे का जो हिस्सा है, मिडिल लेयर जिसे कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन के बाद फिर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। अगर नीचे सांस की नाली की तरफ ये एलर्जी चली जाती है तो फिर एस्थमा की तरफ पेशेंट चले जाते हैं, तो उन्हें फिर ये पोलन एलर्जी डायरेक्ट एस्थमा क्रिएट करती है। कुछ अफराद में ये एलर्जी खुशबू जात से भी होती है, इतर के इस्तेमाल से, परफ्यूम के इस्तेमाल से, कोई भी खुशबू इस्तेमाल की, किसी दूसरे ने इस्तेमाल की, एलर्जी इन्हें हो गई। ये पूरा सिस्टम होता है कि मास्ट सेल है, मास्ट सेल से हिस्टामिन निकलती है, हिस्टामिन जो है वो नेजल कंजेशन, नाक बंद करता है, नाक से पानी आता है, पूरा हिस्टामिन है। इसे भी हम नेक्स्ट समझाएंगे कि ये क्या इसका तरीका होता है एलर्जी का। खुशबू के अलावा कुछ लोगों को प्रोटीन से एलर्जी होती है, अंडे से एलर्जी होती है, चिकन से एलर्जी होती है, बीफ से एलर्जी है। कुछ एलर्जी देखने में आई है कि वो पालतू जानवरों घर में पाले होते हैं तो उसमें भी, जानवरों से भी एलर्जी है। कैट उसमें सरे फहरिस्त है, बिल्ली, डॉग से, पैरट, तोते पाले हुए होते हैं, उनसे भी एलर्जी ये काज होती है। तो अगर एलर्जी नहीं जा रही है और बहुत ज़्यादा तंग कर रही है तो आपको ये पेट घर से निकालना होंगे। उसके अलावा जो दवाओं से भी एलर्जी होती है, कुछ मेडिसिन है वो भी एलर्जी करती हैं, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखें। कॉमन जब मैं पेशेंट से पूछता हूँ कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, तो वो यही कहते हैं कि हमें डस्ट एलर्जी है। तो डस्ट जो बाहर जो धूल मिट्टी उड़ती है उससे भी हो सकता है एलर्जी हो, लेकिन उससे ज़्यादा जो डस्ट एलर्जी है वो घरों में, दरी में, और जो मिट्टी डस्ट काफ़ी अरसे पड़ी रहती है तो उसमें माइट आ जाते हैं। माइट एक पैरासाइट है लाइक, तो डस्ट माइट एलर्जी जो है वो ज़्यादा कॉमन है। तो घर की ये कारपेट और दरी और जहाँ पे मिट्टी डस्ट ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे उसकी सफाई लाजमी है कि वो कर लें, तो आपको डस्ट एलर्जी से भी छुटकारा मिल सकता है, बच सकते हैं आप। एलर्जी अगर रिपीटेडली हो रही है, बार बार हो रही है, तो खुद भी इसका इदराक हो जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है। आया डस्ट से एलर्जी है या फ्लावर के मौसम आ गए उससे एलर्जी है। लेकिन कुछ एलर्जी हमें बतानी होती है कि ये एलर्जी घर में कोई पेट तो नहीं है, पालतू जानवर तो नहीं है, कोई परिंदे तो नहीं है। तो रिपीटेडली जब एलर्जी हो तो उसे डायग्नोस कर लेना चाहिए, खुद ही अंदाज़ा हो जाता है। एक मरतबा मालूम हो गया कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है तो बेहतर यह है कि उससे अवॉइड करें। लेकिन अगर मुमकिन नहीं हो उससे अवॉइड करना और वो एलर्जी का बार बार शिकार हो रहे हैं तो फिर आपको मेडिसिन लेना होगी। मेडिसिन एलर्जी की ओवर द काउंटर मिल जाती है, यानी मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट भी मिल जाती है, और डॉक्टरी नुस्खे को भी आप रिपीटेड बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एलर्जी की मेडिसिन लेते हुए बस इस बात का ध्यान रहे कि ये थोड़ा नींद लेकर आती है, गुनूदगी, ड्राउजीनेस कर सकती है। तो ख़ास तौर पे अगर आप दिन में एलर्जी की मेडिसिन ले रहे हैं तो इस बात का मेडिकल स्टोर से, डॉक्टर से जिक्र कर दें कि ऐसी दवा दें जिसमें गुनूदगी कम से कम हो, और अगर गुनूदगी वाली है तो उसे आप सोने से पहले इस्तेमाल कर लीजिए, तो उससे आपको नींद भी सही आ जाएगी और आप एलर्जी से भी बच जाएंगे। इसके अलावा एलर्जी के स्प्रे भी आते हैं, वो स्प्रे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिससे नाक भी खुल जाएगी और एलर्जी भी कम हो जाएगी। वो भी आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे। उसमें कुछ
शॉर्ट टर्म एस्टेरॉइड होते हैं, कॉर्टिसोन के स्प्रे होते हैं, लो डोज है, वो आप कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ स्प्रे जो नाक को जल्दी खोल देते हैं वो एस्टेरॉइड नहीं होते, तो डायरेक्ट नाक की खून की नालियों को एकदम तंग कर देते हैं और नाक खुल जाती है। तो वो 1 हफ्ते से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे फिर मुस्तकिल नाक की वो झिल्लियाँ श्रिंक हो सकती हैं और उससे ब्लड प्रेशर भी हाई होने के इम्कानात होते हैं। तो ये नाक के स्प्रे और ये तो बेहतर तरीका है कि अवॉइड, अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो एलर्जी की मेडिसिन आप ले सकते हैं। ये था एलर्जी से मुताल्लिक। तो एलर्जी जब भी होगी, रिपीटेडली होगी, तो उसे हम बआसानी ट्रीट कर लेंगे। अब आते हैं वायरस की तरफ। वायरल फ्लू हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे, उसके साथ ही हम नेज़ल पॉलिप्स भी डिस्कस करेंगे और डीएनएसपी। नेज़ल पॉलिप्स जो है वो नाक में थैलियाँ बनती हैं, उसे भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी कॉमन है। और नाक की हड्डी, अक्सर आपने सुना होगा कि नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है, एक साइड से सांस ले रहा है, उसे डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, यानी नाक की हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो गई है, अलाइनमेंट सही नहीं है, तो उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इंतज़ार कीजिएगा।